जय हिंद दोस्तों। करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली प्राप्त करना। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाकर प्रति माह सीमित मात्रा में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बिजली बिल और कार्बन उत्सर्जन दोनों में कमी आती है और 300 यूनिट फ्री बिजली गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अगला देख लेते हैं, इंडिया एआई मिशन का मुख्य फोकस किस पर है? राष्ट्रीय एआई कंप्यूटिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर। ऑप्शन सी सही है। इंडिया एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य एआई कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेट्स, स्किलिंग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, ताकि भारत एआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। अगला देख लेते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? यह जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में क्लाइमेट रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, साइबर रिस्क जैसे खतरों का आकलन किया जा सकता है। अगला देख लेते हैं, अमृत 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमृत अमृत एक जल का ही है जिसे लोग पीने के बाद अमर हो जाते हैं, लेकिन वो अमृत नहीं है। इसका मतलब है शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज की अच्छी व्यवस्था। अमृत 2.0 का लक्ष्य शहरों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा रेड सी क्राइसिस मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा होगा? वैश्विक समुद्री व्यापार बाधा से। अभी इंटरप्शन हो गया था, आवाजाही में अवरोध उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण से शिपिंग रूट्स प्रभावित हुए और वैश्विक व्यापार और फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया। अगला देख लेते हैं, नमस्ते स्कीम किससे संबंधित है? नमस्ते स्कीम संबंधित है सफाई कर्मियों की सुरक्षा और पुनर्वास पर। अगला देख लेते हैं, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है? चिकित्सा उपकरणों में आत्मनिर्भरता। इस नीति का उद्देश्य भारत में मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है। भारत अभी तक मेडिकल के बहुत सारे इक्विपमेंट फॉरेन से मंगाता है। अब सरकार की पॉलिसी है कि सारे इक्विपमेंट भारत में ही बनाए जाएं। अगला देख लेते हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। आईएमएफ ने भारत को हाल ही के वर्षों में सबसे तेज उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया है। अगला देख लेते हैं, मिशन लाइफ का संबंध किससे है? पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। ठीक है, अगला देख लेते हैं, डिजिटल इंडिया एक्ट का प्रस्ताव किस कानून को रिप्लेस करके बनाया गया? आईटी एक्ट 2000 को। डिजिटल इंडिया एक्ट आईटी एक्ट 2000 के स्थान पर लाने का प्रस्ताव है, ताकि नए डिजिटल युग की चुनौतियों को संबोधित किया जा सके। अगला देख लेते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है? लॉजिस्टिक्स लागत घटाना। इस नीति का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम करना है। जो कॉस्ट आ रहे हैं उसको पहले की अपेक्षा कम करना इसकी मुख्य पॉलिसी है। क्लाइमेट एडॉप्शन का सही अर्थ क्या है? एडॉप्शन मतलब अनुकूलता, जलवायु परिवर्तन के अनुसार ढलना। ऑप्शन बी सही है। क्लाइमेट एडॉप्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और सोसाइटी को बदलते जलवायु प्रभाव के अनुकूल बनाना शामिल है। अगला देख लेते हैं, डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कब किया था? जब कोविड-19 आया था तब डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। डब्ल्यूएचओ द्वारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित किया गया था। कब? कोविड-19 के द्वारा के टाइम में। अगला देख लेते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ क्या है? कहीं से भी राशन की सुविधा। जियो इकोनॉमिक्स शब्द का सही अर्थ क्या है? आर्थिक उद्देश्यों के लिए भू राजनीति का उपयोग जो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में ट्रेड, सैंक्शंस, सप्लाई चेन को हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है, सही है। इसका उत्पादन जीवाश्म ईंधन से होता है, नहीं।
यह ऊर्जा भंडारण में सहायक है, सही। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, न कि फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, यह जीवाश्म ईंधन से नहीं बनता है, यह एक क्लीन एनर्जी स्टोरेज में उपयोगी है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत शामिल है? ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशन। ऑफशोर विंड एनर्जी सही है, डीप सी माइनिंग सही है, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी सही है, इनलैंड रोड ट्रांसपोर्ट नहीं। ऑप्शन डी नहीं है। ब्लू इकोनॉमी केवल समुद्री और तटीय संसाधनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में फैब का अर्थ क्या है? फैब मतलब फैब्रिकेशन यूनिट में एक्चुअल सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऑप्शन सी सही है, चिप निर्माण संयंत्र। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा इंडिया एआई मिशन का स्तंभ नहीं है? इंडिया एआई मिशन ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी गलत है। एआई कंप्यूट होगा, एआई डाटाबेस होगा, एआई स्केलिंग होगा, लेकिन एआई रेगुलेशन ट्रिब्यूट नहीं होगा, यह न्यायपालिका से संबंधित नहीं है। इंडिया एआई मिशन का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा, स्टार्टअप्स और स्किल्स पर है, न कि एक अलग न्यायाधिकरण पर। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन क्लाइमेट एडॉप्शन को सबसे सही दर्शाता है? क्लाइमेट एडॉप्शन को, पीछे भी ये क्वेश्चन का मिलता जुलता क्वेश्चन था, जलवायु प्रभावों के अनुसार ढलना। ऑप्शन सी सही है। एडॉप्शन का अर्थ है इम्पैक्ट मैनेजमेंट, जो आपके ऊपर प्रभाव पड़े उसके अनुसार अपने आप को ढालना। मिटिगेशन उत्सर्जन घटाने से जुड़ा है, जबकि मिटिगेशन क्या है? उत्सर्जन घटाने से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। अगला देख लेते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ठीक है, कंपटीशन में वृद्धि करना, और जो ढुलाई के सामान है वो उसकी लागत कम आना। कम लॉजिस्टिक कॉस्ट से एक्सपोर्ट ग्लोबली कंपटीटिव बनते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, डिजिटल इंडिया एक्ट की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? डिजिटल इंडिया एक्ट की पुराने आईटी कानून की सीमाओं के कारण बहुत सारी उसकी लिमिटेड सीमाएं हैं, जिसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत के लिए डिजिटल इंडिया एक्ट की आवश्यकता महसूस हो रही है। आईटी एक्ट 2000 जो है एआई, डीप फेक, साइबर फ्रॉड जैसे नए मुद्दों को कवर नहीं करता है। ठीक है, डीप फेक, साइबर फ्रॉड जैसे जो नए अभी मुद्दे आए हुए हैं, इनके कारण इनको ये कवर नहीं करता है, जिसके कारण इस कानून को रिप्लेस किया जा रहा है किसमें? डिजिटल इंडिया एक्ट में। आगे देख लेते हैं, अब कुछ ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। चंद्रयान कार्यक्रम भारत का चंद्र अन्वेषण, चंद्र रिसर्च एक मिशन है जिसमें चंद्रयान 1, 2, 3 शामिल हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को ऐसा करने वाला पहला देश बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मंगलयान भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था जिसने पहली ही कोशिश में मंगल कक्षा प्राप्त की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सॉरी, गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। गगनयान मिशन क्या है? अंतरिक्ष यात्री को गगन में भेजने का एक कार्यक्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसएलवी को इसरो का सबसे भरोसेमंद प्रक्षेपण यान माना जाता है। जीएसएलवी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है। इसमें क्या लगता है? स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जीएसएलवी में। एनएवीआईसी क्या है? भारत की स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन हेतु भारत का पहला सौर मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सूर्य के अध्ययन हेतु कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? आदित्य L1। इनसैट भारत की रक्षा, भारत की संचार, मौसम और प्रसारण सैटेलाइट प्रणाली है इनसैट। जीसैट क्या है? भारत की उन्नत संचार उपग्रहों की एक श्रृंखला है जीसैट, इसको नोट कर लीजिएगा। निसार क्या है? भारत अमेरिका का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। अगर कभी पूछा जाए कि निसार क्या है तो कौन कौन से देशों के संयुक्त उपकरण है, तो आप कहेंगे भारत और अमेरिका का।
अब इंटरनेशनल लेवल पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी उपग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं या कौन सी योजनाएं बहुत प्रमुख हैं। नासा नासा अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मानव को चंद्रमा तक पहुंचाया। अपोलो प्रोग्राम के तहत पहली बार मानव चंद्रमा पर उतरा कब? 1969 में, जिसमें राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए थे। आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य चंद्रमा पर अस्थायी मानव उपस्थिति और मंगल मिशन की तैयारी है। आर्टेमिस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ईसीए यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप के देशों की संयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला देते हैं, एरियन प्रोग्राम यूरोप के प्रमुख प्रक्षेपण यान का क्रम है। एरियन प्रोग्राम क्या है? यूरोप का प्रमुख प्रक्षेपण यान कार्यक्रम है। अगला देख लेते हैं, रोसकोसमोस रूस की राष्ट्रीय एजेंसी है। किसकी है? रूस की, जो सोयूज यान के लिए प्रसिद्ध है। सोयूज प्रोग्राम क्या है? विश्व का सबसे लंबे समय से संचालित मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ये कहाँ का है? रसिया का। ठीक है। सीएनएसए चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने स्वतंत्र स्पेस स्टेशन बनाया है। ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है चाइना ने। तियांगोंग स्पेस स्टेशन चीन का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है। अगर कभी पूछे तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है। चांग प्रोग्राम चीन का चंद्रमा को लेकर रिसर्च मिशन है। झागझा अंतरिक्ष जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जो क्षुद्र ग्रह मिशनों के लिए जानी जाती है। अगला देख लेते हैं, हायाबुसा प्रोग्राम क्षुद्र ग्रह के नमूने लाने के वाला विश्व का पहला सफल मिशन रहा है। हायाबुसा प्रोग्राम जो क्षुद्र ग्रह है उसके नमूने वहाँ से लाया है और पहला विश्व का सफल मिशन माना जाता है। स्पेस एक्स बहुत फेमस नाम है। स्पेस एक्स दुनिया का पहली निजी कंपनी है जिसने पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित किए हैं, यानी वह रॉकेट जो एक बार जाने के बाद उसके दोबारा प्रयोग किया जा सके। स्टारशिप प्रोग्राम मंगल ग्रह पर मानव भेजने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। स्टारशिप प्रोग्राम, ठीक है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आईएसएस है, जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाकर अभी रुकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बना अंतरिक्ष स्टेशन है। जो इसका लीडर जो है अमेरिका रहा है, नासा रही है, बाकी कई देशों का पार्टिसिपेशन रहा है और सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है अंतरिक्ष के रूप में। दूसरे नंबर पर है चाइना। धन्यवाद।